सुरभि दांत पीसते हुए कहती है, देखो मिस्टर विवान सिंघानिया, मुझे तुम्हारी फालतू बातों पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम टाइम पास करना चाहते हो तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना कहकर सुरभि अपनी जगह से उठती है कि तभी विवान उसे रोकते हुए कहता है, अरे आप तो बुरा मान गई मिस आहूजा। अच्छा सॉरी, चलिए बैठिए, शुरू करते हैं विष्णु राय की पूरी कहानी। सुरभि कुछ पल खामोश रहती है और फिर हिम्मत जुटाकर सोफे पर बैठ जाती है। आज से ठीक 7 साल पहले विष्णु राय और उसका परिवार यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर दूर सीधी जिले के एक छोटे से गांव में रहते थे। मिडिल क्लास परिवार था। विष्णु राय के पापा राजेंद्र राय और आकृति मेहरा के पापा प्रकाश मेहरा दोनों ने पार्टनरशिप में एक कंपनी ओपन करने का प्लान बनाया था। साथ में काम करते हुए राजेंद्र और प्रकाश की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। दोनों परिवारों को आकृति और विष्णु के रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। विष्णु ने भी अपने पापा के कहने पर जब आकृति को देखा तो आकृति विष्णु को पसंद आ गई। फिर क्या था, बिना देरी किए शादी हो गई। लेकिन शादी के 2 महीने के बाद ही आकृति और उसके परिवार के सामने आई विष्णु और उसके फैमिली की असलियत। दरअसल वो लोग आकृति को हर वक्त अपने बाप से पैसे मांगने के लिए मजबूर करते थे। दहेज के लिए उसे टॉर्चर करते थे। राय ने यह शादी इसलिए ही करवाई थी कि ताकि वो प्रकाश मेहरा को अपनी कंपनी से दूर कर सकें और उस कंपनी के अकेले मालिक बन सकें। और उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पैसे भी तो ज़्यादा चाहिए थे, जो उन्होंने आकृति को टॉर्चर करके उसके बाप से ऐंठने शुरू कर दिए थे। इन साजिशों में विष्णु राय भी शामिल था। बस फिर बेचारी आकृति 2 महीने का टॉर्चर झेल कर एक दिन फांसी पर लटकी हुई मिली। अपनी बेटी के मौत से प्रकाश मेहरा और उसका परिवार पागल हो चुका था। उनके सिर पर धुन सवार थी कि वो लोग विष्णु और उसकी फैमिली को सजा दिलवाकर रहेंगे। आकृति के परिवार ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया और पुलिस के सामने यह भी कहा कि उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसका गला घोंटकर मारा गया है और बड़ी होशियारी से इसे सुसाइड का रूप दिया गया है। हालांकि पुलिस की जांच में यह साबित नहीं हो पाया था कि यह एक हत्या है, लेकिन इस खुदकुशी की वजह तो वही थे। विष्णु और उसकी पूरी फैमिली को दहेज प्रताड़ना के केस में जेल के अंदर कर दिया गया था। ये कहानी सुनाने के बाद विवान सुरभि की ओर देखता है, जो बिल्कुल शॉक्ड बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि विष्णु और उसके परिवार की सच्चाई इतनी कड़वी है। विवान मुस्कुराते हुए कहता है, विष्णु और उसकी फैमिली को 6 महीने जेल में बिताने पड़े थे। फिर उसके दोस्त हर्ष ने उन सब की जमानत करवाई थी। खैर, मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी। अब ये तुम पर है कि तुम विष्णु राय के नज़दीक जाकर अपनी ज़िंदगी को खतरे में मत डालो। सुरभि विवान की तरफ देखकर कहती है, क्यों सच्चाई बताओगे मुझे, जबकि तुम तो विष्णु के दुश्मन हो? हो सकता है उन्हें बदनाम करने के लिए, उनसे अपना बदला लेने के लिए तुमने मनगढ़ंत कहानी बनाई हो। विवान अपनी बहुएं चढ़ाते हुए कहता है, मैडम, मैं उस जमाने में आकृति मेहरा का दोस्त हुआ करता था, इसलिए मुझसे ज़्यादा उस बेचारी का दर्द कोई और नहीं समझ सकता। खैर, यकीन नहीं तो कुछ और प्रूफ दे देता हूँ। इतना कहकर विवान अपनी पॉकेट से कुछ तस्वीरें निकालकर सुरभि की ओर बढ़ाता है। सुरभि अपने कांपते हाथों से वो तस्वीर पकड़ती है और उन्हें एक एक करके देखने लगती है। इनमें से कुछ तस्वीरें आकृति और विवान की थी, तो कुछ आकृति और विष्णु की शादी की। सुरभि को अब जाकर ये यकीन हो चुका था कि विष्णु पहले से शादीशुदा था। विवान कुछ देर तक सुरभि को ऐसे ही देखता रहता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, आई होप अब आपको यकीन हो गया होगा कि विष्णु और वो फैमिली कितनी डेंजरस है। खुद को सेफ रखिए उन लोगों से। सुरभि कुछ पल विवान को देखती है और फिर कुछ कहे बिना खामोशी से उठकर वहां से निकल जाती है। विवान उसे जाते हुए देखता रह जाता है। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। वहीं दूसरी ओर विष्णु अपने ऑफिस के केबिन में खामोश बैठा हुआ है। वो अपने मन में सोच रहा है, मैं अब एक पल भी सुरभि से दूर नहीं रहना चाहता। जब तक मैं दुनिया के सामने उसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा, तब तक वो मेरे साथ रहने से ऐसी आनाकानी करेगी। इसलिए मुझे अब पूरी दुनिया को ये बताना होगा कि सुरभि मेरी वाइफ है। मैं किसी भी कीमत पर सुरभि को खो नहीं सकता। विष्णु अपनी सोच में गुम था कि तभी रवि अंदर आता है। विष्णु उसे देखता है तो रवि अपना सिर नीचे झुका लेता है, क्योंकि नैना से शादी करने की बात बोलने के बाद रवि में हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो विष्णु से नजरें मिला सके। विष्णु कुछ पल खामोश रहता है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, बैठो रवि। रवि थोड़ा घबराते हुए विष्णु के सामने
कि चेयर पर बैठ जाता है। विष्णु उसकी ओर देखते हुए कहता है, तुम जानते हो ना कि नैना प्रेग्नेंट है, क्या फिर भी उससे शादी करना चाहते हो? रवि अपनी नजरें नीचे किए हुए कहता है, जी सर, लेकिन तब अगर आप मुझे इस लायक समझें। और फिर जो भी हुआ उसमें नैना की कोई गलती नहीं। वो अभी इतनी भी मैच्योर नहीं है कि इस दुनिया की बुरी नीयत को समझ सके। उसके लिए जाल बिछाया गया था और वो फंस गई। मैं बस इन सब में उसका साथ देना चाहता हूँ। विष्णु हल्का मुस्कुराकर कहता है, आई एम प्राउड ऑफ यू रवि। मैं नैना की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। मुझे इस शादी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगले ही पल विष्णु कुछ उदास होते हुए कहता है, वैसे भी एक चीज को हाथ में पकड़ता हूँ तो एक चीज छूट जाती है। सुरभि पर फोकस करता हूँ तो नैना से ध्यान हट गया और उसने इतनी बड़ी गलती कर दी। नैना पर ध्यान दिया तो सुरभि से ध्यान हट गया और उसका किडनैप हो गया। दुश्मनों को भी संभालना है और अपने काम को भी। लेकिन विष्णु राय हार मानने वालों में से नहीं है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी एक जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है। तुम नैना का पूरा ध्यान रखोगे और इस बात का भरोसा है मुझे। जल्दी मैं शादी की डेट फिक्स करूंगा। रवि मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू सर, मुझ पर भरोसा करने के लिए। इतना कहकर रवि उठकर वहां से निकल जाता है। विष्णु मुस्कुराते हुए अपना ध्यान अपने लैपटॉप में लगाने वाला होता है कि तभी तेजा केबिन के अंदर एंटर करता है। विष्णु अपनी बहुएं सिकोड़ते हुए कहता है, क्या हुआ तेजा? तेजा अपना सिर झुकाते हुए कहता है, सर वो आपने मैडम पर नज़र रखने के लिए कहा था तो हम उन पर अपनी नज़रें बनाए हुए थे। विष्णु अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है, तो? तेजा अपनी नज़र नीचे किए हुए कहता है, मैडम विवाद सिंघानिया के घर गई थी उनसे मिलने। इतना सुनते ही विष्णु के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसके दिमाग की नीली नसें उभरने लगती हैं। वो अपनी लाल हो चुकी आंखों से तेजा की ओर देखते हुए उसे जाने का इशारा करता है। तेजा वहां से निकल जाता है। विष्णु टेबल में रखा सामान झटके से नीचे बिखेरते हुए कहता है, नो। विवान अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ है। तभी रियान उसके केबिन में आता है और कुछ परेशानी के भाव अपने चेहरे पर लिए हुए विवान के सामने बैठ जाता है। रियान को परेशान देख विवान अपनी बहुओं से कोड़ते हुए कहता है, क्या हुआ रियान, तू परेशान क्यों है? रियान मुंह बनाते हुए कहता है, भाई मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट ख़त्म हो गई है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। विवान मुस्कुराते हुए कहता है, बस इतनी सी बात के लिए तू उदास है? विवान अपनी जेब से क्रेडिट कार्ड निकालते हुए रियान की ओर बढ़ा देता है और कहता है, ये रख मेरा कार्ड। रियान वो कार्ड लेते हुए खुश हो जाता है और कहता है, थैंक यू भाई। विवान को सोचते हुए कहता है, लेकिन तेरे पास तो कई सारे कार्ड्स हैं जिनकी लिमिट्स भी 1 लाख से ऊपर की है, तो फिर सारे पैसे कहाँ चले गए रियान? रियान थोड़ा झिझकते हुए कहता है, भाई वो स्वाति को एक फ़ोन दिलाना था और कुछ शॉपिंग भी करवानी थी, इसलिए। रियान की बात पूरी होने से पहले ही विवान उसे कहता है, देख रियान, मैंने तुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं टोका, लेकिन ये लड़की मुझे कुछ अजीब लगती है। वो तेरे पैसों का यूज़ करती है। विवान की बात सुन रियान कहता है, भाई स्वाति गरीब है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो अगर मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? और अगर शादी के बाद वो मेरे पैसे यूज़ कर सकती है तो अभी क्यों नहीं? वैसे भाई मुझे खबर मिली है कि आप नैना की दोस्त सुरभि आहूजा को पसंद करने लगे हैं और उसे अपना बनाना चाहते हैं। बट भाई मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ कि सुरभि आहूजा विष्णु राय का भेजा हुआ एक मोहरा हो सकती है जिसे हमसे बदला लेने के लिए यूज़ किया जा रहा हो। विवान अपनी जगह से उठकर रियान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, डोंट वरी छोटे, तेरा भाई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। अगर सुरभि कोई मोहरा भी है तो भी विष्णु राय जीत नहीं पाएगा। मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। और रही बात सुरभि की, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मुझे चाहिए। इतना कहते हुए विवान के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। दूसरी ओर शेखर जी सुबह सुबह सुरभि के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि सुरभि कमरे में नहीं है। वो अंदर से बाहर जाने लगते हैं। तभी उनकी नज़र एक कागज़ पर पड़ती है जो साइड टेबल पर रखा हुआ था। उसे देख शेखर जी उस कागज़ को हाथ में उठा लेते हैं और बड़ी उत्सुकता से पढ़ने लगते हैं। ये लेटर सुरभि का था जिसमें उसने कुछ लाइनें लिखी हुई थी। पापा मैं जानती हूँ आप मुझे ढूंढ रहे होंगे, इसलिए मैंने ये लेटर आपके लिए छोड़ा है। पापा मैं किसी काम से इस शहर से दूर जा रही हूँ, आपको कुछ नहीं बता सकती। बस इतना जान लीजिए कि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मैं जल्दी लौट आऊँगी। सॉरी पापा। शेखर जी को सुरभि पर गुस्सा आ रहा था,
लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। तभी उमा जी कमरे में आती हैं और शेखर जी को परेशान देख कहती हैं, क्या हुआ जी? शेखर जी दांत पीसते हुए कहते हैं, ये तुम्हारी लाडली हर समय बस अपनी मनमानी करती है। हर बार हमें अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देती है। पहले उस मनन के प्यार में हमें हाँ कहने पर मजबूर किया, फिर अचानक बिना बताए किसी और से शादी कर ली, उसके घर जाकर रहने लगी, फिर एक दिन अचानक वापस लौट आई। न जाने इस शहर से दूर कहाँ गई है वो भी बिना बताए। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। इतना कह शेखर जी वहां से बाहर निकल जाते हैं। इधर हर्ष रीना के साथ कॉफी पीने के बाद उसे उसके घर छोड़ने के लिए गया हुआ था। हर्ष चुपचाप खामोशी से बैठा हुआ था और उसके सामने बैठी संध्या जी उसे तरह तरह के सवाल किए जा रही थी। रीना चाय बनाने के लिए किचन में चली गई थी और हर्ष अकेले संध्या जी के साथ बैठा हुआ उनके सवालों से परेशान हो रहा था। कितना कमा लेते हो? संध्या जी का सवाल सुन हर्ष हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, जी 25-30 हजार तो कमा ही लेता हूँ। संध्या जी आंखें बड़ी करते हुए कहती हैं, बस इतना सा? हर्ष असमंजस में कहता है, ज्यादा है क्या? संध्या जी दांत पीसते हुए कहती हैं, ज्यादा? 25-30 हजार आज के जमाने में कुछ भी नहीं। मैं मेरी बेटी के लिए ऐसा लड़का चाहती हूँ जो कम से कम 1.5-2 लाख महीने में कमाता हो। हर्ष मन ही मन सोचता है, आंटी जी अब मैं आपको कैसे बताऊं कि जितना आप सोच रही हैं उससे ज़्यादा तो मुझे मेरे एक कॉन्सर्ट में मिल जाते हैं और हफ्ते में एक कॉन्सर्ट तो फिक्स ही रहता है। पर आपकी जो ये बेटी है ना, इसे अमीरों से नफरत जो है। हर्ष अपना माथा खुजाते हुए कहता है, बेटी को गरीब पसंद है और माँ को अमीर। माँ को इम्प्रेस करूँ या बेटी को? गरीब का रोल प्ले करूँ या अमीर का? हर्ष को खोया हुआ देख संध्या जी कड़क आवाज में कहती हैं, देखो मेरी बेटी के बारे में सोचना भी मत। दोस्त हो तो दोस्त बनकर ही रहना, उससे शादी करने का ख्वाब ना देखना। संध्या जी की इस बात को रीना ने सुन लिया था। वो थोड़ा असहज होते हुए उनके पास आकर कहती है, माँ प्लीज वो सिर्फ मेरा दोस्त है और आप इतना आगे की क्यों सोचने लगी हो? रीना की बात सुन संध्या जी हर्ष को घूरती हैं और फिर उठकर वहां से निकल जाती हैं। रीना नाक सिकोड़ते हुए कहती है, आई एम सॉरी, माँ को तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानना। हर्ष मुस्कुराकर चाय पीते हुए बड़े प्यार से कहता है, कोई नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा उनकी किसी बात का। वैसे चाय बहुत अच्छी बनी है। इतना कहकर हर्ष मुस्कुरा देता है और रीना भी उसे देखते हुए हंसने लगती है। विष्णु की कार सुरभि के घर के बाहर रुकती है। विष्णु तेज कदमों से अंदर की ओर जाता है और डोरबेल बजाता है। उमा जी दरवाजा खोल अपने सामने खड़े विष्णु को नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहती हैं, दामाद जी। विष्णु अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है, आप पहचानती है मुझे? उमा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, अर्नब ने कई बार फोटो दिखाई है आपकी, लेकिन असलियत में तो आज पहली बार देख रही हूँ आपको। भला दुनिया में कोई ऐसी माँ होगी जिसको यही ना पता हो कि उसकी बेटी ने शादी किससे की है? उमा जी की बात पर विष्णु कुछ पल खामोश हो जाता है। उमा जी उसे अंदर आने को कहती हैं तो विष्णु ने मना करते हुए कहता है, सुरभि को बुला दीजिए, उससे जरूरी बात करनी है। उमा जी झिझकते हुए कहती हैं, सुरभि तो कहीं बाहर गई है, यह नहीं पता कि कहाँ गई है। इतना सुनते ही विष्णु की आंखों में गुस्सा उतरने लगता है। वो वहां से जाने के लिए मुड़ता है। तभी उमा जी उसे रोकते हुए कहती हैं, बेटा पहली बार आए हैं आप, चाय तो पीकर जाइए। विष्णु उमा जी की तरफ देखते हुए कहता है, बहुत जल्द, लेकिन आज नहीं। नैना अपने कमरे से बाहर निकलते हुए घर के बाहर आती है। वो गार्डन की तरफ तेज कदमों से बढ़ती है और फिर अपने सामने खड़े शख्स को देख अपने कदम रोक लेती है। नैना उस इंसान को घूरते हुए कहती है, मुझे मरना पसंद है, लेकिन तुमसे शादी करना हरगिज मंजूर नहीं। रवि नैना को देख सरलता से कहता है, क्यों? क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम्हें मौत से बदतर लगता हूँ? रवि की बात सुन नैना जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो अब तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो भाई के पास जाओ और इस शादी के लिए मना करो। उनसे कहो कि यह शादी नहीं हो सकती। रवि अपने कदम बढ़ाकर नैना के करीब आने लगता है तो नैना उसे आंखें बड़ी करके कहती है, मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना। तुम अच्छे से जानते हो अगर मैंने भाई को तुम्हारी यह हरकत बताई तो जान से मार देंगे तुम्हें। अब तक रवि नैना के बहुत करीब आ चुका था। वो नैना की आंखों में देख कहता है, नैना त्रिपाठी, जिनकी धमकी तुम मुझे दे रही हो, खुद उन्होंने मुझे इजाज़त दी है तुम्हारी जिम्मेदारी लेने की और तुमसे शादी करने की। तो ये शादी तो होकर रहेगी, मैं मना नहीं करने वाला। लेकिन हाँ, तुम अपनी कोशिश जारी रखो
अगर रोक सकती हो तो रोक लो ये शादी। रवि की धमकी सुन नैना थोड़ा हड़बड़ा जाती है। वो घबराते हुए कहती है, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्या मकसद है तुम्हारा? रवि रहस्यमयी मुस्कान लिए नैना की कमर में हाथ डालता है और उसे खुद से चिपका लेता है। नैना हैरान से उसे देखती रहती है। रवि नैना की कमर में अपनी पकड़ को कसते हुए कहता है, मेरा मकसद तुम इतनी आसानी से नहीं समझ पाओगी नैना, लेकिन एक बात समझा देता हूँ तुम्हें कि तुमसे शादी करने के पीछे मेरा अपना बहुत बड़ा स्वार्थ है। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। रवि की बात पर नैना उसे असमंजस से देखती रह जाती है। रवि उसकी कमर से हाथ हटाकर 2 कदम पीछे होता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ऑल दी बेस्ट मेरी वाइफ बनने के लिए। नैना गुस्से भरा चेहरा लिए उसे देखती रहती है और रवि मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है। इधर विष्णु अपने स्टडी रूम में घंटों से बैठा हुआ है। वो अपने आप को काम में बिजी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो लैपटॉप को साइड में रख चेयर पर अपना सिर टिका लेता है और आंखें बंद किए हुए खुद से कहता है, क्यों क्यों विवान के बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझसे मिलने उसके घर गई सुरभि? तुम जानती थी कि उसने नैना को किस तरह यूज किया, उसके बाद भी तुम मुझसे मिलने गई? इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? और अब तुम मेरे अतीत के पन्नों को पढ़ने के लिए इतनी बेचैन हो कि बिना किसी से कुछ कहे तुम वहां पहुंच गई जहां मैं 7 साल पहले रहता था। मैं जानता हूँ तुम कहाँ गई हो और क्यों। विष्णु अपनी आंखें खोल गुस्से में कहता है, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो सुरभि। मेरे प्यार को आजमाने की कोशिश मत करो। विष्णु राय का असली रूप अभी तक तुमने देखा नहीं है। इतने में रूम का गेट नॉक होता है। विष्णु दरवाजे की ओर देखता है तो वहां नैना खड़ी थी। उसे देख विष्णु खुद को नॉर्मल करते हुए कहता है, हाँ क्यों खड़ी है, अंदर आ ना। नैना मुरझाया चेहरा लिए अंदर आती है और मासूमियत से कहती है, भाई मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। वो आपका नौकर है। अब क्या आप मेरी शादी एक नौकर से करेंगे? यह सुन विष्णु शांत लहजे में कहता है, देख नैना, रवि बहुत अच्छा लड़का है। वो मेरे लिए, तेरे लिए और इस फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। मानता हूँ ऐसे किसी से भी शादी कर लेना कोई इजी काम नहीं है, लेकिन अगर तू इस बच्चे को बचाना चाहती है और अपनी जिंदगी खुशी से बिताना चाहती है तो तुझे उससे शादी करनी होगी। नैना चिढ़ते हुए कहती है, मुझे नहीं बचाना इस बच्चे को, करवा दें आप मेरा अबॉर्शन, लेकिन मुझे वो रवि पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। अगर इस बच्चे को रखने के बदले मुझे उस नौकर से शादी करनी पड़ी तो मुझे ये बच्चा खोना मंजूर है। नैना की बात सुन विष्णु अपनी जगह पर खड़ा होता है और नैना का हाथ अपनी हथेली में भरते हुए कहता है, देखो नैना, मैंने आज तक तुम्हारी हर जिद पूरी की है, चाहे वो सही हो या गलत। लेकिन आज तुम्हारा भाई तुमसे कुछ मांग रहा है। अगर कभी भी तुमने अपने भाई को सच्चे दिल से अपना बाप माना है तो आज तुम इस शादी से इनकार नहीं करोगी। तुम्हें कसम है अपने भाई के प्यार की। विष्णु की बात सुन नैना की आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़क जाती है। वो रोनी सूरत लिए विष्णु की ओर देखने लगती है। विष्णु कुछ पल खामोश रहता है और फिर बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। नैना और रवि की शादी की डेट विष्णु ने फिक्स कर दी थी। इस दौरान विष्णु ने सुरभि को कॉल करने की, उससे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुरभि उसे इग्नोर करती गई। सुरभि अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके कान में पुलिस वाले की आवाज गूंजती है। फ्लैशबैक। सुरभि विवान की बात को कंफर्म करने के लिए इंदौर से हजारों किलोमीटर दूर उस शहर जाती है जहाँ विष्णु 7 साल पहले रहता था। सुरभि इंफॉर्मेशन जुटाते हुए उस पुलिस स्टेशन पहुंचती है जहाँ 7 साल पहले विष्णु और उसकी फैमिली के खिलाफ केस किया गया था। एक पुलिस वाले के सामने बैठ सुरभि उस केस की डिटेल्स के बारे में पूछती है। पहले तो पुलिस वाला उसे मना करता है, लेकिन सुरभि के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो आकृति मेहरा के केस की फाइल लाकर उसे सारी जानकारी देता है। देखिए मैडम, बहुत सिंपल सा केस था, जैसा कि अक्सर गांव में लड़कियों के साथ होता है। दहेज की लालच में पति ने परिवार के साथ मिलकर उसे बहुत टॉर्चर किया। बेचारी सह न सकी और खुद को फांसी पर चढ़ा दिया। हालांकि इस लड़की के माँ बाप ने आरोप लगाया कि यह सुसाइड नहीं है बल्कि मर्डर है, लेकिन शुरुआती जांच में हमें ऐसा कोई सुराग नहीं मिला। फिर भी दहेज के लिए लड़की को सताना बहुत बड़ा क्राइम है, इसलिए हमें उस लड़की के पति और उसके परिवार को अंदर करना पड़ा। 6 महीने बाद उन्हें जमानत मिल गई और फिर धीरे धीरे केस खत्म हो गया। अचानक नैना का फोन बजता है तो वो अपने आसपास हैरानी से देखने लग जाती है। वो इस वक्त अपने कमरे में थी। अपनी सोच से बाहर आते हुए सुरभि कॉल रिसीव करती है। दूसरी ओर से नैना की आवाज आती है, भाभी
हुआ क्या है आपके और भाई के बीच? आप कब तक बाहर रहोगे? घर क्यों नहीं आ रहे हो? यहाँ माँ और दादी भी परेशान हो रही हैं। रोज भाई से यही सवाल करते हैं कि आप कब वापस आ रहे हो। नैना की बात सुन सुरभि को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। वो हिम्मत जुटाकर कहती है, तुम ठीक हो ना नैना? नैना मुरझाया हुआ चेहरा बनाए कहती है, शादी है कल मेरी। भाई अपने किसी नौकर के साथ मेरी शादी करवा रहे हैं। नैना की बात सुन सुरभि की बहुएं आपस में जुड़ जाती हैं। वो सोच में पड़ जाती है। तभी नैना रुंधी आवाज में कहती है, बस यही बताने के लिए फोन किया था कि कल आ जाना अपनी इकलौती ननद की शादी में, या फिर बर्बादी कहूँ। इतना कह नैना कॉल कट कर देती है। सुरभि खुद से ही सवाल करने लगती है, क्या करूँ? कैसे जाऊं उस घर में? कैसे सामना करूंगी उस इंसान का जो मुझसे प्यार करने का दावा करता है, लेकिन अगर वो अपनी पहली बीवी के साथ इतना बुरा व्यवहार कर सकता है तो फिर मेरे साथ अच्छा कैसे कर सकता है? कहीं ये सच तो नहीं कि वो प्यार का नाटक करके मुझे यूज करना चाहते हो, और यूज करने के बाद वो मेरा भी वही हाल करें जो आकृति का किया था। लेकिन नैना, नैना तो 7 साल पहले बहुत छोटी रही होगी। उसका तो कोई दोस्त भी नहीं रहा होगा इन सब में। इन्हीं उलझनों में उलझते हुए न जाने कब वक्त बीत गया। सुरभि जितना अपने सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी, उतना ही वो उलझती जा रही थी। आज शादी का दिन था। रवि अपने माँ बाप के साथ बीआर हाउस आ चुका था। हालांकि रवि शहर में अकेला रहता था। उसके माँ बाप यहाँ से दूर गांव में रहते थे। लेकिन रवि अपने माँ बाप को बिना बताए यह शादी नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने आज के दिन अपने माँ बाप को यहाँ बुला लिया था। तो वहीं अपने कमरे में नैना गुमसुम बैठी हुई है। ब्यूटिशियन उसे तैयार करने में लगी हुई है। लेकिन नैना को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो खामोश थी, जैसे आज उससे उसका सब कुछ छीनने वाला था। नैना को तैयार कर ब्यूटिशियन वहां से निकल जाती है। नैना खुद को आईने में देखती है। वो दुल्हन के लिबास में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी उसके कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। नैना आईने में से देखती है तो उसके पास सुरभि खड़ी थी। सुरभि को देख नैना खुद को रोक नहीं पाती है और झटके से उसके गले लग जाती है। सुरभि नैना को शांत करवाने की कोशिश करती है और उसे वापस चेयर पर बैठाती है। सुरभि नैना का हाथ थाम कहती है, नैना तुम्हें नीचे सब बुला रहे हैं, प्लीज चलो नैना। नैना रोते हुए कहती है, ये सब क्या हो रहा है भाभी? मैंने अपनी जिंदगी के लिए सपने कभी नहीं देखे थे। मैंने रेहान से कितना प्यार किया था, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उसके साथ अपनी जिंदगी के ख्वाब देखे थे मैंने। लेकिन यहाँ तो मेरी शादी एक नौकर से हो रही है। भाभी, मैं क्या करूँ भाभी? कैसे उससे शादी करूँ जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती? नैना की बात सुन सुरभि उसे समझाते हुए कहती है, देखो नैना, रेहान के इरादे गलत थे। उसका प्यार झूठा था। उससे रिश्ता टूटने का गम मत मनाओ। और रही बात रवि की, तो वो नौकर नहीं, वो इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है जो तुम्हें इस हालत में अपना नाम दे रहा है। अब प्लीज चलो नैना, वरना तुम्हारे भाई तुम्हें लेने आ जाएंगे। सुरभि की बात सुन नैना अपने आंसू पोंछते हुए उसके साथ चल देती है। नीचे हॉल में एक छोटा सा मंडप सजा हुआ था। पंडित जी विधियां करवाने में बिजी थे। उनके सामने दूल्हे की लिबास में रवि बैठा हुआ था। दादी निर्मला जी, विष्णु, हर्ष और रवि के माँ बाप, इसके अलावा वहाँ और कोई मौजूद नहीं था। जहाँ एक तरफ रवि के माँ बाप खुश थे कि उनके बेटे की शादी इतने बड़े घर में हो रही है, तो वहीं नैना का परिवार मायूस था। उन्होंने भी नैना के लिए बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन आज उन्हें नैना की शादी उसकी मर्जी और उसकी खुशियों के खिलाफ करनी पड़ रही थी। इतने में सुरभि नैना को सहारा दिए हुए सीढ़ियां उतरकर नीचे की तरफ आती है। सबकी नजरें नैना पर टिक जाती हैं, तो वहीं विष्णु की नजर सीधा सुरभि के चेहरे पर। हालांकि सुरभि विष्णु से नजरें मिलाने से बच रही थी, लेकिन फिर भी विष्णु से उसकी नजरें टकरा ही गई। और विष्णु की निगाहों से उलझते ही सुरभि का दिल जोर से धड़क उठा। विष्णु की नजरों में गुस्सा, दर्द, तड़प, सारे इमोशंस एक साथ नजर आ रहे थे। सुरभि अपनी नजरें विष्णु से फेरते हुए नैना को मंडप में लेकर आती है और उसे रवि के बगल में बैठाती है। नैना एक नजर रवि को देखती है, जो उसकी ओर ही देख रहा था। नैना से नजरें मिलते ही रवि हल्का सा मुस्कुरा देता है, और रवि की मुस्कुराहट देख नैना को चिढ़ होने लगती है। वो उससे अपनी नजरें फेर लेती है। पंडित जी शादी की विधियां शुरू कर देते हैं। सुरभि जो खामोश खड़ी थी, मन में सोचने लगती है, मैं शायद तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ नैना, क्योंकि आज जैसे तुम दिल में पत्थर रखकर ये शादी कर रही हो, वैसे ही मैंने भी मजबूरी में शादी की थी। फर्क बस इतना है कि तुम्हें तुम्हारी गलती के कारण
ये सब करना पड़ रहा है और मुझे तो बिना किसी गलती के ही सजा दी गई थी। और अब जब ये दिल उस इंसान को चाहने लगा है तो उसका अतीत मुझे उसके साथ आगे बढ़ने से रोक रहा है। यह शायद मेरी किस्मत में ही यही लिखा था कि मुझे जब भी प्यार होगा किसी गलत इंसान से ही होगा। सुरभि अपने ख्यालों में घूमी थी कि अचानक उसकी कलाई में एक पकड़ महसूस होती है। सुरभि मुड़कर देखती है तो विष्णु उसके ठीक बगल में खड़ा था। विष्णु एक नजर सब पर डालता है। सबका ध्यान नैना और रवि पर था। यह देख विष्णु सुरभि की कलाई पकड़ वहां से आगे बढ़ जाता है और हॉल के दूसरे कोने में बने एक रूम के अंदर ले जाकर सुरभि की कलाई को झटके से छोड़ता है। सुरभि अपनी कलाई सहलाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप? सुरभि का इतना कहना था कि विष्णु उसकी बाजुओं को पकड़ते हुए उसे दीवार से चिपका देता है। विष्णु का कठोर टच महसूस कर सुरभि एक पल के लिए सहम जाती है। वो घबराई हुई नजरों से विष्णु की आंखों में देखती है तो विष्णु उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहता है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन तुम क्या कर रही हो सुरभि? ये जानते हुए कि विवान कौन है, उसने अपने भाई के साथ मिलकर किस तरह नैना का यूज किया, उसके बाद भी तुम उसके घर गई। सुरभि विष्णु की पकड़ से आजाद होकर उससे कुछ कदम दूर होती है और कहती है, मैंने आपसे सच्चाई पूछी थी, तब आपने कहा था कि जो लोग आपको खूनी कह रहे हैं वो आपके दुश्मन है और आपको बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस वाले तो आपके दुश्मन नहीं है ना। मैंने आकृति केस की फाइल पढ़ी। वो आपकी बीवी थी। आपने और इस फैमिली ने उसे दहेज के लिए टॉर्चर किया। उसने फांसी लगा ली या आपकी बात न मानने के लिए आपने उसका मर्डर कर दिया। पुलिस अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाई है, लेकिन केस बंद हो जाने से लोगों के गुनाह नहीं मिट जाया करते। मिस्टर विष्णु राय त्रिपाठी। सुरभि की बात सुन विष्णु का दिमाग गुस्से में घूम गया। उसके माथे में गुस्से की लकीरें उभरने लगीं। अपने हाथों की मुठ्ठियां बांधे हुए विष्णु एकटक सुरभि को घूर रहा था। सुरभि विष्णु की ओर देख कहती है, माना कि आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की थी और उस वक्त आप सिर्फ अपना बदला पूरा करना चाहते थे, लेकिन बाद में तो आप मुझे यह बात बता सकते थे कि पहले भी आपकी शादी हो चुकी थी। आपका यह सच छुपाना ही साबित करता है कि आप झूठे थे और बाकी सब सच्चे। विष्णु अचानक से सुरभि का जबड़ा पकड़ लेता है और गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो सुरभि आहूजा। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है। मेरे प्यार को मेरी जीत मत बनाओ, क्योंकि अगर मैं जीत पर आ गया तो तुम्हारा क्या हाल करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। सुरभि विष्णु का हाथ झटकते हुए कहती है, क्या हाल करेंगे? मुझे भी आकृति की तरह मार देंगे। फर्क बस इतना है, उसे पैसों के लिए मारा था, लेकिन अब तो आप अमीर इंसान बन गए। अब आपके पास बहुत पैसा है, इसलिए मुझसे प्यार चाहते हैं। पर अगर मैं आपकी बात ना मानूं तो आप मुझे मार भी सकते हैं। जानती हूँ मैं। तो मार दें आप मुझे, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती और ना ही इस रिश्ते में रहना चाहती। मुझे प्लीज आज़ाद कर दें। वैसे भी बाहर की दुनिया में किसी को ये खबर नहीं कि मैं आपकी वाइफ हूँ। कानूनी तौर पर भी मेरे माथे से अपनी बीवी होने का टैग हटा दें। आई वांट डिवोर्स। सुरभि के मुंह से इतना सुन विष्णु की तो मानो दुनिया ही हिल गई। वो अपनी जगह पर थमसा गया। सुरभि वहां से बाहर जा चुकी थी, लेकिन विष्णु के कानों में अभी भी उसके आखिरी शब्द गूंज रहे थे, आई वांट डिवोर्स। शादी संपन्न हो चुकी थी और नैना को रवि के साथ विदा कर दिया गया था। हालांकि विष्णु ने रवि और उसके परिवार को बीआर हाउस में रहने के लिए कहा था, लेकिन रवि को यह सही नहीं लगा। उसने विष्णु से रिक्वेस्ट की और नैना को अपने साथ अपने घर ले गया। विष्णु स्टडी रूम में खामोश बैठा हुआ है और उसके कानों में सुरभि के कहे हुए शब्द अभी भी गूंज रहे थे, आई वांट डिवोर्स। विष्णु की आंखें बिल्कुल लाल थी। वो अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेता है और उठकर वहां से चला गया है। रात का वक्त नैना 4 कमरों के छोटे से घर में एंटर करती है तो उसका मुंह बन जाता है। रवि की माँ उन दोनों का घर प्रवेश करवाती हैं और उसके बाद नैना को उसके कमरे में आराम करने के लिए लेकर जाती हैं। नैना रवि के उस कमरे को अजीब नजरों से देखती है। कितना छोटा कमरा है, शुरू होते ही खत्म हो गया। मैं कैसे रहूंगी यहाँ? नैना रोनी सूरत बनाए हुए बिस्तर पर बैठ जाती है और एक एक करके अपने गहने निकालने लगती है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और नैना आंखें बड़ी कर अपने सामने खड़े रवि को देखने लग जाती है। रवि के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो आगे आकर दरवाजा लॉक करता है और नैना की ओर बढ़ने लगता है। नैना जो अपने गहने उतार रही थी, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और घबराते हुए कहती है, मेरे पास मत आना। भले ही मेरी शादी हुई है तुमसे, लेकिन मैं तुम्हें अपना कुछ नहीं मानती। ऐसा वैसा करने के बारे में सोचना भी मत। रवि नैना के बिल्कुल नजदीक आ चुका था।
इतना कि नैना को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। अचानक रवि अपना हाथ आगे कर नैना के कान से उसके झुमके को निकालते हुए कहता है, तुम तो विष्णु राय त्रिपाठी की बहन हो और मैं तुम्हारे भाई का एक मामूली सा नौकर। फिर भी तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। तुम तो कह रही थी कि तुम मुझे जान से मरवा सकती हो, तो फिर मेरे सामने इतना घबरा क्यों रही हो? रवि की बात सुन नैना घबराते हुए अपना कदम पीछे लेती है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ता है कि उसी वक्त रवि उसकी कमर में हाथ डाल उसे खुद से चिपका लेता है। नैना की सांसें तेज हो जाती हैं। वो सहमी हुई नजरों से रवि की ओर देखते हुए कहती है, दूर हटो मुझसे, हाथ मत लगाओ मुझे। रवि कुछ पल नैना के सहमे हुए चेहरे को देखता है, फिर उससे 2 कदम पीछे होते हुए कहता है, ओके, नहीं छू रहा मैं तुम्हें। अब ये कपड़े चेंज कर लो और कुछ हल्के कपड़े पहनकर रेस्ट करो। इतना कर रवि अलमारी से अपने कपड़े निकालता है और कमरे से बाहर चला जाता है। नैना आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और चिढ़ते हुए कहती है, नौकर कहीं का, मुझे हाथ लगाया, इसको तो मैं मजा चखा के रहूंगी। नैना खुद से ही बड़बड़ाते हुए अपने लिए कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। अगले दिन सुबह विष्णु रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलने वाला होता है, तभी एक नौकर उसके पास आता है और कहता है, सर वो एक आदमी आया है, बाहर दरवाजे पर खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है। विष्णु नौकर को जाने का इशारा करते हुए दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। उसे देख विष्णु बहुएं से घूरते हुए कहता है, कौन हो तुम? वो आदमी विष्णु की ओर देखकर कहता है, मैं एडवोकेट आलोक चतुर्वेदी का पीए हूँ। वो आदमी कुछ पेपर्स पढ़ाते हुए कहता है, ये पेपर्स आपके लिए है। इतना कह वो आदमी वहां से निकल जाता है और विष्णु बड़े ध्यान से उन पेपर्स को देखने लग जाता है। यह डाइवोर्स पेपर थे जो सुरभि ने भिजवाए थे। ये देख विष्णु उन पेपर्स को अपनी मुट्ठियों में मसलने लगता है। उसके दिमाग की नसें बाहर आने लगती हैं। उसका गुस्सा उसकी लाल आंखों में साफ झलक रहा था। वो उन पेपर्स को लिए हुए वहां से निकल जाता है। अगले दिन सुरभि गुमसुम सी बैठी हुई है। न जाने क्यों उसका दिल बार बार उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था कि वो जो कुछ भी कर रही है वो सही है या गलत। तभी सुरभि का भाई दौड़ते हुए सुरभि के पास आता है और उसे कहता है, दी दी। सुरभि उसे हैरानी से देखने लगती है। सौरभ उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ लेकर जाता है। सुरभि चिढ़ते हुए कहती है, क्या कर रहा है यार, कहाँ लेकर जा रहा है मुझे? अर्णब सुरभि को हाल में लेकर जाता है और उसकी ओर न्यूज़पेपर बढ़ाते हुए कहता है, ये लो, आज का न्यूज़पेपर पढ़ो। सुरभि दांत पीसते हुए कहती है, तो तू न्यूज़पेपर को मेरे पास ले आता, मुझे क्यों न्यूज़पेपर के पास लेकर आया है? अर्णब नाक सिकोड़ते हुए कहता है, अब छोड़ो ना यार, न्यूज़पेपर पढ़ो। सुरभि मुंह बनाते हुए जैसे न्यूज़पेपर का पहला पेज देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो आंखें बड़ी किए हुए न्यूज़पेपर को देखने लगती है, जिसमें उसकी और विष्णु की शादी की तस्वीरें छपी हुई थी। मशहूर बिजनेसमैन और त्रिपाठी इंडस्ट्रीज के ऑनर मिस्टर विष्णु राय त्रिपाठी ने खोला अपनी शादी का राज। मिस्टर त्रिपाठी ने बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले सुरभि आहूजा नाम की एक मिडिल क्लास लड़की से शादी कर ली है। वो अभी तक अपनी वाइफ को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि ये सही वक्त है अपनी लेडी लव को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करने का। ये सब पढ़ते हुए सुरभि एक बार पेपर में छपी उन तस्वीरों को देखती है जो उसकी और विष्णु की शादी के वक्त की थी। सुरभि न्यूज़पेपर को साइड में फेंक तेज कदमों से अपने कमरे की ओर चली जाती है। सुरभि विष्णु को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन विष्णु उसका कॉल रिसीव नहीं करता। सुरभि चिढ़ते हुए अपना फोन साइड में फेंकती है और अपना सिर पकड़कर बिस्तर पर बैठ जाती है। वहीं दूसरी ओर विवान अपने हाथ में वो न्यूज़पेपर लिए हैरानी से उस न्यूज़पेपर को पढ़ रहा था। ना जाने क्यों उसे यह जानकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि सुरभि विष्णु की बीवी है। विवान ने तो सुरभि को विष्णु की लाइफ से चुराकर अपनी लाइफ में शामिल करने का सॉलिड प्लान बना लिया था, लेकिन इससे पहले कि उसके प्लान से एग्जीक्यूट होते, विष्णु ने सुरभि से अपनी शादी का राज खोल विवान के सारे इरादों पर पानी फेर दिया। विवान उस पेपर को साइड में फेंकते हुए अपनी चेयर पर बैठ जाता है और दांत पीसते हुए कहता है, विवान सिंघानिया ने जो चीज चाही वो पाई है और इस बार भी ऐसा ही होगा। विष्णु अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ अपने काम में बिजी है। तभी तेज कदमों से सुरभि उसके केबिन के अंदर आती है और विष्णु की तरफ देखते हुए कहती है, क्या था ये सब? विष्णु अपनी नजरें उठाकर सुरभि की ओर देखता है और मुस्कुराकर कहता है, तुम यहाँ? आई एम नॉट सरप्राइज। विष्णु वापस अपनी नजरें अपने लैपटॉप में जमा लेता है और सुरभि को इग्नोर करता है। सुरभि अपनी बहुओं से कोड़ते हुए विष्णु को देखती है, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं? तो सुन लें, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने का।
बस मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। आखिर क्यों आपने दुनिया में ये ऐलान कर दिया कि मैं आपकी बीवी हूँ? विष्णु लैपटॉप से अपनी नजर हटाकर सुरभि की ओर देखते हुए कहता है, अभी तक तो तुम ही मुझसे ये शिकायत करती थी कि मैं दुनिया को ये क्यों नहीं बताता कि तुम मेरी वाइफ हो, और अब जब मैंने पूरी दुनिया को ये खबर दे दी है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो रही है? सुरभि चिढ़ते हुए कहती है, उस वक्त मुझे आपकी असलियत नहीं पता थी, इसलिए आपकी बीवी होने का हक चाहती थी मैं, लेकिन अब मुझे सारी सच्चाई पता है, इसलिए अब मैं आपसे दूर होना चाहती हूँ, इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हूँ। सुरभि की बातों पर विष्णु के हाव भाव बदल जाते हैं। वो अपनी जगह से उठकर सुरभि के करीब आने लगता है। सुरभि थोड़ा घबरा जाती है और अपने कदम पीछे खींचने लगती है। विष्णु उसके करीब बढ़ते हुए कहता है, सोचना भी मत मिसेस सुरभि विष्णु राय त्रिपाठी, मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा, चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन मुझसे आज़ाद नहीं हो पाओगी। अचानक सुरभि को दीवार का धक्का लगता है और वो घबरा जाती है। विष्णु अपनी दोनों हथेलियों को दीवार में टिकाकर सुरभि की ओर झुकते हुए कहता है, अभी तक तुमने विष्णु राय का बदला देखा, गुस्सा देखा, प्यार भी देखा, लेकिन विष्णु राय की जिद नहीं देखी तुमने। अगर मुझसे दूर भागोगी तो मेरी जिद बन जाओगी, और मैं नहीं चाहता कि अपनी जिद पूरी करने के चक्कर में मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करूं। सुरभि सहमी हुई निगाहों से विष्णु की ओर देखती रह जाती है, और विष्णु भी इस वक्त सुरभि की निगाहों में झांक रहा था। सुरभि कांपते हुए होठों से कहती है, दूर हटिए, मुझे घर जाना है। विष्णु सुरभि से 2 कदम पीछे होकर सिर टेढ़ा करके कहता है, बहुत जल्द तुम्हें अपने असली घर पर आना होगा, यानी अपनी ससुराल, मेरे पास, अपने पति के पास। सुरभि विष्णु को घूरते हुए कहती है, वो मेरा घर नहीं है और ना आप मेरे पति है, मैं अपने घर जा रही हूँ। इतना कह सुरभि तेज कदमों से वहां से निकल जाती है। विष्णु हल्का सा मुस्कुरा देता है और अपनी टेबल पर रखे लैंडलाइन को उठा किसी को कॉल करता है। इतने में तेजा अंदर आकर सिर झुकाते हुए कहता है, जी सर, क्या ऑर्डर है? तेजा, सुरभि आई मीन तुम्हारी लेडी बॉस अभी अभी निकली है यहाँ से। ध्यान रखना कि रास्ते में उसे कोई भी दिक्कत ना हो और दुश्मनों की बुरी नज़र उस तक ना पहुंच सके। विष्णु की बात सुन तेजा हाँ में अपना सिर हिलाते हुए वहां से निकल जाता है। इधर नैना अपने कमरे में आईने के सामने बैठी तैयार हो रही है। इतने में कमरे का दरवाजा खोल रवि अंदर आता है। रवि को कमरे में देख नैना का मुंह बन जाता है। वो रवि को इग्नोर करते हुए अपनी नजरें फेर लेती है। नैना की इस हरकत पर रवि हल्का मुस्कुरा देता है। रवि कबर्ड से अपने कपड़े निकालते हुए कहता है, क्या बात है, सुबह सुबह इतना तैयार हो रही हो, कहीं अपने पति को खुश करने का इरादा तो नहीं? रवि की बात सुन नैना अपनी बहुओं से कोड़ते हुए कहती है, पति, माई फूड, मैं अपने घर जा रही हूँ। वैसे भी तुम्हारा काम यहीं तक था। भाई मेरा नाम तुम्हारे साथ जोड़ना चाहते थे तो जोड़ दिया। दुनिया इस बच्चे के बाप का नाम पूछेगी, वो भी मिल गया। अब मैं चाहे तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, क्या फर्क पड़ता है? नैना की बात सुन रवि सर्द निगाहों से उसे देखने लगता है। उसका चेहरा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे नैना की बातें कितनी चुभ रही हैं। तभी नैना अपना पर्स उठाते हुए कहती है, मैंने ड्राइवर को बुला लिया है और मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं इस घर में तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इतना कह नैना जाने को होती है कि अचानक रवि उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। नैना के हाथ में लिया पर्स छोड़कर जमीन पर गिर जाता है। नैना गुस्से भरी नजरों से रवि को देखती है। रवि नैना को खुद से चिपका लेता है और उसकी कमर में अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, मुझे मजबूर मत करो नैना, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि पति क्या होता है, उसके हक क्या होते हैं, और एक पति अपनी पत्नी के साथ क्या क्या कर सकता है। तो अगर चाहती हो कि मैं खुद को रोक के रखूं, तो ये सब बातें करके मुझे उकसाओ मत। रवि की धमकी सुन नैना थोड़ा घबराने लगती है। वो रवि की पकड़ से आजाद होने की कोशिश करने लगती है और रुंधी हुई आवाज में कहती है, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। रवि नैना के होठों पर अपनी नजर रख कहता है, और अपनी कड़वी बातों से मुझे जो दर्द देती हो उसका क्या? रवि की नजरें अपने होठों पर महसूस करते ही नैना अपना सिर दूसरी ओर फेर लेती है। रवि उसे आजाद करते हुए कहता है, तुम आज कहीं नहीं जाओगी, कल चली जाना, क्योंकि आज मेरे माँ पापा अपने गांव वापस जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि उन्हें यह बात पता लगे कि तुम शादी के अगले दिन ही अपने पति को छोड़कर चली गई हो। उनके जाने के बाद चली जाना। इतना कर रवि अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है और नैना उसे घूरती रह जाती है। इधर सुरभि अपने पापा के सामने चुपचाप बैठी है और सुरभि के पापा कुछ नाराज लग रहे हैं। शेखर जी गुस्से भरा चेहरा बनाए हुए कहते हैं, सुबह से जान पहचान वालों के फोन आ रहे हैं,
एक ही सवाल पूछ पूछ कर परेशान कर डाला है। सबकी जुबान पर बस यही सवाल है कि आखिर मैंने बिना बताए तेरी शादी क्यों कर दी। अब लोगों को क्या बताऊं कि खुद मुझे भी नहीं पता था कि अचानक क्यों मेरी बेटी ने शादी कर ली। सुरभि मुंह बनाते हुए कहती है। पापा शांत हो जाइए, शेखर जी गुस्से में कहते हैं। और लोगों को कैसे शांत करवाऊं? तभी एक आवाज वहां गूंजती है। लोगों को शांत करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। सुरभि और शेखर जी दरवाजे की ओर देखते हैं तो हैरानी से उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। विष्णु अंदर की तरफ आता है तो उसे देख सुरभि आंखें बड़ी किए हुए गुस्से वाला चेहरा बना लेती है। शेखर जी भी हैरानी से विष्णु की ओर देख रहे थे। तस्वीरों में तो कई बार देख चुके थे, लेकिन शेखर जी आज पहली बार विष्णु को ऐसे सामने से देख रहे थे। विष्णु की पर्सनालिटी, उसके चेहरे की चमक, कद काठी, उसका रौब सब देखकर एक पल के लिए तो शेखर जी को खुद पर नाज होने लगा कि ये इंसान उनका दामाद है। विष्णु आकर सुरभि के सामने खड़ा हो जाता है तो सुरभि अपनी आंखें बाहर करते हुए कहती है, यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज जाइए। विष्णु हल्का मुस्कुराकर धीरे से कहता है, मैं तो नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें मेरा यहाँ होना अच्छा नहीं लग रहा तो तुम जा सकती हो। विष्णु की बात सुन सुरभि दांत पीसते हुए वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। शेखर जी अभी भी हैरानी से विष्णु को देख रहे थे। इतने में अर्णव और उमा जी बाहर आते हैं और विष्णु को देख उमा जी के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। सुरभि और विष्णु की शादी चाहे जिन हालात में हुई हो, लेकिन हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए एक राजकुमार की तरह जीवन साथी तलाशते हैं। और विष्णु की पर्सनालिटी तो थी ही ऐसी कि दुनिया की कोई लड़की उसे मना न करे और दुनिया का कोई भी परिवार उसे अपनी बेटी देने के लिए पसंद न करे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। शेखर जी को खामोश देख उमा जी आगे बढ़ विष्णु को पास रखे सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए कहती हैं, बैठो ना बेटा। विष्णु शेखर जी की ओर देख हल्का सा मुस्कुरा देता है और फिर नीचे झुककर उनके पैर छूने को होता है कि शेखर जी अपने पैर पीछे कर लेते हैं। विष्णु कुछ रिएक्ट नहीं करता और आगे बढ़कर उमा जी के पैर छूने को होता है कि उमा जी उसके कंधे पकड़कर उसे रोकते हुए कहती हैं, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, आप बैठो आराम से। विष्णु चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। उमा जी शेखर जी को इशारा करती हैं कि वो भी विष्णु के पास बैठे, लेकिन शेखर जी नामे अपना सिर हिला वहां से जाने लगते हैं। शेखर जी एक कदम ही बढ़ाते हैं कि विष्णु तेज आवाज में कहता है, रुकिए अंकल। शेखर जी ठहर जाते हैं। विष्णु एक गहरी सांस लेकर कहता है, प्लीज थोड़ी देर बैठ जाइए, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। एंड इसके बाद कभी आपकी मर्जी के बिना आपके घर नहीं आऊँगा, लेकिन आज हमारा बात करना बहुत ज़रूरी है। आपकी बेटी की खुशियों का सवाल है। सुरभि की खुशियों की बात पर शेखर जी मन मारकर विष्णु के सामने बैठ जाते हैं। विष्णु एक गहरी सांस लेकर कहता है, देखिए अंकल जी, मेरी और सुरभि के रिश्ते की शुरुआत ठीक नहीं थी। जो हुआ सो हुआ। मैं पास्ट की बात नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं सुरभि से बहुत प्यार करता हूँ। वो भी मुझसे प्यार करती है। बस आप लोगों को नाराज देख वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस रिश्ते को आप स्वीकार कर लें, ताकि मैं और सुरभि अपनी जिंदगी खुशियों से भर सके। बात शादी की तो हाँ, हमने बिना किसी को बताए शादी कर ली। सुरभि आप लोगों को बताना चाहती थी, अपनी शादी में बुलाना चाहती थी, लेकिन मेरी जीत के आगे वो हार गई। मैंने उसे मना किया था क्योंकि मैं उस वक्त किसी को खबर नहीं लगने देना चाहता था कि मैंने शादी की है। ये मेरी गलती थी, इसकी सजा मुझे दीजिए। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों के सामने माफी चाहता हूँ। शेखर जी खामोश थे, लेकिन उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि विष्णु की विनम्रता उन्हें प्रभावित कर रही है, क्योंकि इतने बड़े आदमी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद शेखर जी को बिल्कुल भी नहीं थी। उमा जी विष्णु की बातों पर मुस्कुराकर कहती हैं, बेटा हम तो हमारी बेटी की खुशियां ही चाहते हैं। जो हुआ सो हुआ। अगर उन्हीं बातों को लेकर बैठे रहेंगे तो कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं दिल से चाहती हूँ कि हम लोग सब कुछ भुलाकर इस शादी को अपनाएं। उमा जी की बात सुन शेखर जी उनकी ओर देखने लग जाते हैं। तभी विष्णु अर्णव की ओर देखता है, जो शेखर जी के पीछे खड़ा था। अर्णव की नजर विष्णु से मिलती है तो विष्णु से अपने पास बैठने का इशारा करता है। अर्णव आकर घबराते हुए विष्णु की बगल में बैठ जाता है। विष्णु अर्णव के कंधे पर हाथ रख उसके कान के पास धीरे से कहता है, छोटू अगर अपने पापा को मनाने में तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारी और रिया की सारी लव स्टोरी इनके सामने रख दूंगा। विष्णु के मुंह से इतना सुन अर्णव घबराते हुए बोल पड़ता है, पापा मान जाओ ना प्लीज। जीजू सच में बहुत अच्छे हैं। आप खुद ही सोचो, अगर हम दी के लिए लड़का ढूंढते तो क्या इतना अच्छा लड़का ढूंढ पाते? उमा जी भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती हैं,
इन दोनों को किस्मत ने मिलाया है जी। दोनों का भाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। अब बस हमारे इस रिश्ते को स्वीकार करने की देरी है, फिर सब सही होगा। प्लीज मान जाइए। शेखर जी एक गहरी सांस लेकर कुछ पल खामोश रहते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है, वैसे भी पुरानी बातों को पकड़कर चलने में किसका भला हुआ है। जिंदगी का नाम तो आगे बढ़ना है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी खुशियों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े। शेखर जी की बात सुन उमा जी और अर्णव के साथ साथ विष्णु के होंठ भी खिल जाते हैं। तभी शेखर जी मायूस चेहरा बनाते हुए कहते हैं, लेकिन हम अपने रिश्तेदारों को कैसे समझाइए सब। हर कोई बस बातें बनाए जा रहा है। शेखर जी की बात सुन विष्णु उनसे कहता है, अंकल जी, शादी भले ही सिंपल तरीके से हो गई हो, लेकिन हम एक ग्रैंड रिसेप्शन रख लेते हैं। सबको इनवाइट कर लेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि इस रिसेप्शन में शामिल होने वाला हर शख्स खुश होकर जाएगा। इसके बाद कोई भी आपके और सुरभि के खिलाफ बातें नहीं करेगा। विष्णु की बात सुन शेखर जी हल्का मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, इस रिश्ते को अपनाने के लिए और तुम दोनों को एक साथ खुश देखने के लिए। वैसे भी जब रिश्तेदार देखेंगे कि सुरभि इतने बड़े आदमी की बीवी और इतने बड़े घर की बहू है, तो उनके सीने में सांप लेटने लगेंगे। शेखर जी की बात सुन सभी हंस देते हैं। विष्णु कुछ सचाते हुए कहता है, अंकल, क्या मैं सुरभि से मिल सकता हूँ। अंकल जी कुछ पल के लिए गुस्से भरा फेस बना लेते हैं और विष्णु को घूरने लगते हैं। उमा जी और अर्णव घबरा जाते हैं। इतने में शेखर जी हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे भाई, जाओ मिलो अपनी बीवी से, हमें कोई एतराज नहीं। शेखर जी की बात सुन विष्णु के होठों पर एक मुस्कान छा गई। वो अर्णव विष्णु को सुरभि के कमरे की ओर इशारा करते हुए कहता है, वो है दीदी का रूम। विष्णु उस कमरे की ओर चला जाता है। सुरभि अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। वो खुद से ही बातें किए जा रही थी। सुरभि, तू क्यों आ गई वहां से? तुझे सुनना चाहिए था ना कि डेविड राय पापा से क्या कहने आया है। क्या जरूरत है टसन दिखाने की? वैसे भी पापा ने उसकी बात सुनी कहाँ होगी। अब तक तो घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया होगा उस डेविड राय को। तभी एक कड़क आवाज सुरभि के कानों में पड़ती है। क्या कहा तुमने? ये आवाज सुन सुरभि चौंक कर दरवाजे की ओर देखती है, जहाँ अपने होठों पर तिरछी मुस्कान लिए विष्णु खड़ा था। सुरभि घबराते हुए कहती है, आप मेरे रूम में क्यों आए? जाइए यहाँ से। विष्णु आगे बढ़कर रूम के गेट को लॉक करता है। सुरभि की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो घबराते हुए पीछे होने लगती है तो विष्णु उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारे पापा से परमिशन लेकर आया हूँ। वैसे क्या कह रही थी तुम मुझे? सुरभि पीछे होते हुए कहती है, कुछ भी तो नहीं। विष्णु सुरभि के बिल्कुल करीब आ जाता है तो सुरभि दीवार से चिपक जाती है। विष्णु सुरभि के दोनों ओर अपनी हथेलियां टिकाते हुए कहता है, डेविल राय कह रही थी तुम मुझे? सुरभि अपना तुक अंदर करते हुए कहती है, नहीं तो। विष्णु सुरभि के सहमे हुए चेहरे को देख कहता है, पर मुझे तो सुनाई दिया जो तुमने कहा, और मैंने सुना कि तुमने मुझे डेविल राय कह रही थी। सुरभि खामोश हो जाती है। उसकी घबराहट उसके सहमे हुए चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। विष्णु अपनी नजरों की गहराइयों से सुरभि के सहमे हुए चेहरे को कुछ पल देखता है और फिर अपनी उंगली से सुरभि के गाल में रखे बालों को उसके कान के पीछे करता हुआ कहता है, तुम जानती हो डेविल कौन होते हैं? डेविल वो होता है जो बुरा हो, शैतान हो, लोगों को तकलीफ दे, हार्टलेस हो, दया रहम, ये सब इमोशन उसके अंदर ना रहते हो। विष्णु सुरभि का हाथ पकड़ उसे अपने दिल वाली जगह पर रखते हुए कहता है, मेरे पास दिल है जो तुम्हारे लिए धड़कता है। मेरे पास इमोशन है जिन्हें तुम्हारे हर एहसास से फर्क पड़ता है। मैं शैतान नहीं हूँ सुरभि। हाँ, तुमसे मिलने से पहले कठोर था, बहुत कठोर। पर देखो तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए विष्णु राय कितना बदल गया है। आज मैंने तुम्हारे लिए माँ पापा के सामने हाथ जोड़े, उनके पैर पड़े, उन्हें समझाया, उनके सामने झुका। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। विष्णु की बातें सुन सुरभि उसकी आंखों में देखने से खुद को रोक नहीं पाती। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे की नजरों में खो जाते हैं। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। धड़कनें तेज होने लगती हैं। विष्णु की निगाहें सुरभि के मुलायम होठों पर ठहर जाती हैं। वो उन्हें अपने लबों से छूने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर सुरभि खुद को मजबूत करते हुए विष्णु के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करती है। विष्णु दो कदम पीछे हो जाता है और खामोश नजरों से सुरभि को देखने लग जाता है। सुरभि गुस्से भरा चेहरा बनाए कहती है, अच्छे से जानती हूँ आपके इरादे। मेरा भी यूज करके जान से मार देंगे आप मुझे। ये प्यार, ये परवाह सब दिखावा है, वो भी तब तक के लिए जब तक आपका मतलब मुझसे पूरा नहीं हो जाता। और अब तो आप इतने बड़े आदमी बन गए हैं
कि मेरा मर्डर करने के बाद आपको जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। पैसे देकर सबको खामोश कर देंगे आप। लेकिन मैं आपको आपके मकसद पर कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। विष्णु को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम आधी सच्चाई जानते हो सुरभि। आधा सच झूठ से भी खतरनाक होता है। तुम मुझे मौका दो, मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बता दूंगा। सुरभि जबरदस्ती मुस्कुराकर कहती है, हाँ पता है मुझे। आपकी सच्चाई यही है कि सारे लोग आपसे जलते हैं। सब आपके दुश्मन हैं। आपको हराना चाहते हैं। आपको बदनाम करना चाहते हैं। इसलिए आपके बारे में झूठ बोल रहे हैं। पर सच्चाई क्या है वो मैंने पता लगा लिया है। और आपकी किसी भी झूठी कहानी पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। सुरभि की बात सुन विष्णु झटके से उसे अपनी ओर खींच लेता है और अपनी बाजुओं के बीच कैद कर लेता है। सुरभि कसमसाते हुए कहती है, छोड़िए मुझे। विष्णु उसके जबड़े को पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तो मत करो भरोसा। एक बात याद रखो, अगर मैं तुम्हें शादी करने के लिए मजबूर कर सकता हूँ तो तुम्हें अपने पास रहने के लिए भी मजबूर कर सकता हूँ। तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा मिसेस त्रिपाठी। सुरभि की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू देख विष्णु से आजाद करते हुए कहता है, कल हमारी शादी का ग्रैंड रिसेप्शन है, जहाँ पूरी दुनिया के सामने मैं हमारे रिश्ते का ऐलान करूंगा। और उसके बाद तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं हो पाओगी। तो मिलते हैं कल रिसेप्शन पर। सुरभि दांत पीसते हुए कहती है, मैं नहीं आऊंगी। अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो किसी को इनवाइट मत करिएगा और ये रिसेप्शन रोक दीजिएगा, क्योंकि अगर रिसेप्शन में दुल्हन ही ना रही तो आपकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। बाद में मुझे इन सब का दोष मत दीजिएगा। विष्णु तिरछा मुस्कुराकर कहता है, तुम जरूर आओगी, इस बात का पूरा भरोसा है मुझे। बाय, कल मिलते हैं। उसके बाद तो मैं तुम्हें खुद से दूर जाने ही नहीं दूंगा। सुरभि आंखें बड़ी किए विष्णु को निहारती रहती है, तो विष्णु एक कदम आगे बढ़ झटके से सुरभि के गाल चूम लेता है और मधुर आवाज में कहता है, आई लव यू लड्डू। सुरभि अपना गाल रब करते हुए विष्णु को गुस्से में घूरती है, तो विष्णु मुस्कुराकर वहां से निकल जाता है। सुरभि अपना सिर पकड़ बिस्तर पर बैठ जाती है। बीआर हाउस। एक चमचमाती हुई कार बीआर हाउस के बाहर रुकती है। उसमें से नैना बाहर उतरती है। ऑरेंज कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी और साथ में स्लीवलेस ब्लाउज। माथे पर छोटी सी बिंदी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। सुहागन के भेष में सजी नैना बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही थी। नैना तेज कदमों से अंदर जाती है। नैना के रूप देखकर एक पल के लिए दादी और निर्मला जी उसे प्यार से निहारने लग जाती हैं, लेकिन फिर उन्हें नैना की उस हरकत की याद आ जाती है जिसकी वजह से उन्होंने अभी भी नैना को माफ नहीं किया था। नैना आकर दादी के गले लग जाती है और कहती है, दादी मैंने तो 2 दिन में ही आपको इतना मिस किया। मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। दादी कुछ नहीं कहती। नैना दादी को छोड़ अपनी माँ के गले लग जाती है। निर्मला जी की ममता एक पल के लिए उनके दिल को पिघलने के लिए मजबूर कर देती है। वो नैना को अपनी भाव में कसने वाली होती हैं, लेकिन फिर खुद सोचकर वो उसकी बाजुओं को पकड़ खुद से दूर करते हुए कहती हैं, इतनी जल्दी वापस आ गई? आज ससुराल का दूसरा दिन है तेरा। हम खुद तुझे बुलाने वाले थे 4 दिनों में, 4 दिन भी नहीं रुक पाई। नैना कुछ कहती उससे पहले ही दादी उसे अपनी ओर घुमाते हुए कहती हैं, और रवि कहाँ है? वो तुझे छोड़ने क्यों नहीं आया? उसे बताकर तो आई है ना? नैना सोफे पर बैठ जाती है और चिढ़ते हुए कहती है, मैंने तो सोचा था कि मुझे देखकर आप लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन आप लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे अपने ही घर लौटकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। और रही बात उस नौकर की, तो वो अपने माँ पापा को छोड़ने के लिए स्टेशन गया हुआ था। आज उन लोगों की गांव वापसी जाने की ट्रेन थी। मुझे अपने घर लौटना था तो मैं लौट आई। इतना कह नैना अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और मुंह बनाते हुए कहती है, आप लोग जबरदस्ती मेरी शादी उस नौकर से करवा सकते हैं, लेकिन उसके साथ रहने के लिए मुझे फोर्स नहीं कर सकते। इतना कह नैना तेज कदमों से अपने कमरे की ओर चली जाती है। निर्मला जी दादी की ओर देखकर कहती हैं, देख रही हैं आप माँ, इतनी बड़ी गलती करके भी ये लड़की हमें ही सुना रही है, और जिस आदमी ने इस पाप के साथ इसे अपनाया, इसे इज्जत दी, उसकी ऐसी बेइज्जती कर रही है। बात बात पर उसे नौकर कहकर बुलाती है। उसका एहसान मानने की जगह उसका अपमान कर रही है। निर्मला जी की बात पर दादी गहरी सांस लेते हुए कहती हैं, चिंता मत करो निर्मला, नैना को जिस तरह से धोखा दिया गया है, उसका इस्तेमाल किया गया है, उसके जज्बातों के साथ खेला गया, उससे वो बहुत ज़्यादा टूट चुकी है। और फिर हमने भी उसकी शादी एक ऐसे इंसान से करवा दी जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो बस इन बातों से चिड़चिड़ी होती जा रही है, लेकिन एक दिन जरूर समझेगी रवि को भी और उसके प्यार को भी।
आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।